मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने अपनी नई शिक्षा नीति, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से जारी किया है। पहले उसकी हाइलाइट्स कुछ आई, प्रेस रिलीज आई और उसकी समीक्षा भी शुरू हो गई। बाद में पूरा दस्तावेज कल शाम यानी 30 जुलाई 2020 की शाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD की वेबसाइट पर हिंदी और अंग्रेजी में जारी किया गया। उसी के आधार पर मैं भारत सरकार की इस नई शिक्षा नीति NEP 2020 के बारे में कुछ बुनियादी बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूं। शिक्षा नीति क्या है? शिक्षा नीति सरकार के शिक्षा संबंधी उद्देश्यों और योजनाओं का एक दस्तावेज है। ये कोई कानून नहीं है कि आज आया और आज ही लागू हो गया, कोई नियम नहीं है। शिक्षा नीति एक पॉलिसी है जिसके माध्यम से सरकार अपनी योजनाएं बताती है कि हम आने वाले वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ नया करने जा रहे हैं। इसलिए ये स्पष्ट रखें कि जिन संस्थाओं का जिक्र है, जिस तरह के बदलावों का जिक्र है, जिन चीज़ों को क्रियान्वित करने की बात है, वो तुरंत रातों रात नहीं होने वाले। सबके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, धीरे धीरे वो बदलाव आएंगे। और दूसरी ये भी हमको स्पष्ट रखना चाहिए कि ये शिक्षा नीति में जितनी सारी बातें कही गई हैं वो एज इट इज लागू हो जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। उनमें से बहुत सारी बातें लागू हो पाएंगी, कुछ बातें नहीं लागू हो पाएंगी, कुछ बातें थोड़े बदले हुए रूप में लागू हो पाएंगी। आपने इसको अगर आप समझना चाहें तो इससे पहले जो शिक्षा नीति आई, सबसे पहले 1968 में आई, फिर 1986 में आई और अब 34 साल बाद एक नई शिक्षा नीति भारत सरकार लेकर के आई है। पुरानी शिक्षा नीतियों को आप देखें कि उनमें जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उन लक्ष्यों को सरकार पूरा नहीं कर पाई। उनमें से बहुत सारे नए लक्ष्य जोड़ लिए गए समय के साथ में, कुछ लक्ष्य पूरे हुए, कुछ नहीं पूरे हो पाए। यानी शिक्षा नीति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रातों रात हो जाए, जो अक्षर से जिसका आप पालन कर सकें। शिक्षा नीति एक प्लानिंग जैसा, एक योजनाओं का दस्तावेज है, जैसा करने की योजना सरकार की बन रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम ये करने जा रहे हैं। तो मोटे तौर पर इस दस्तावेज को आप देखें तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये दस्तावेज इस तरफ इशारा करता है कि एक तरफ सरकार ने शिक्षा के स्थानीय या लोकल उस रूप को बचाने की कोशिश की है, दूसरी तरफ उसके ग्लोबल रूप को स्वीकार करने की तरफ सरकार बढ़ रही है। यानी एक तरफ लोकल पर जोर है, दूसरी तरफ ग्लोबल पर जोर है और दोनों के बीच सरकार तालमेल बनाना चाहती है और उसके माध्यम से एक ऐसी शिक्षा नीति हमारे सामने प्रस्तुत की गई है जिसमें हम स्थानीय चीज़ों को भी अपने ज्ञान का हिस्सा बनाएंगे, अपने पठन पाठन का हिस्सा बनाएंगे और जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उनको भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। कई आपको ऐसे तत्व मिलेंगे, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन से जुड़े हुए हों या सेकेंडरी एजुकेशन से जुड़े हुए हों या हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हों, रिसर्च से जुड़े हुए हों, जो स्थानीय भी हैं यानी लोकल भी हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय किस्म के या ग्लोबल भी हैं। दोनों प्रवृत्तियां, क्योंकि ये 21वीं सदी की शिक्षा नीति है और इसमें आप अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों को, ग्लोबल चीज़ों को दरकिनार नहीं कर सकते, उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। शिक्षा नीति में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है, आप प्राथमिक शिक्षा से अपनी बात शुरू करें तो, कि शिक्षा को समावेशी, बहुमुखी और लचीला बना जाए, इसका बहुत ध्यान रखा गया है। लचीली, लिबरल, फ्लेक्सिबल, जो रिजिडनेस है, जैसा हम
अपने बचपन में सुनते थे कि इतने मार्क्स नहीं लाओगे तो कुछ नहीं होगा, इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो जो अंकों का दबाव और फिर पाठ्यक्रम का दबाव, उस दबाव को, और जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे बहुत प्रताड़ित रहते हैं, उनके माँ बाप प्रताड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं, उस दबाव को नियंत्रित करने की, उस दबाव को कम करने की कोशिश इस शिक्षा नीति में की गई है। बहुत सारे बच्चे जो स्कूल छोड़ रहे हैं, जो छोड़ चुके हैं, जो छोड़ रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि कोई भी बच्चा स्कूल ना छोड़े। शिक्षा को हम लचीली बनाएं, बच्चों के अनुकूल बनाएं, बच्चे फैमिलियर हों। तो उसको ध्यान में रख करके सरकार ने लक्ष्य किया है कि ऐसे 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके हैं, जो किसी वजह से नहीं पढ़ चुके, उनको भी हम नहीं पढ़ पाए, उनको भी हम शिक्षा से जोड़ें, उनको कम से कम हम उनके अक्षर ज्ञान और संख्या ज्ञान से परिचित कराएं। ये बहुत बड़ा टारगेट सरकार ने रखा है कि कोई भी बच्चा अक्षर ज्ञान और संख्या ज्ञान से अपरिचित ना रहे। अब इसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है, शिक्षा को लचीला बनाने के लिए, उसको समावेशी या उसको बहुमुखी बनाने के लिए। सबसे पहले जो पूरा सिस्टम है अभी तक 10+2 का, बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाना शुरू करता है, तब से ही पारिवारिक और सामाजिक दबाव उसके ऊपर पड़ने लगता है कि 10th की परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा। तो वो जो 10th और 12th, फिर 12th की परीक्षा, उसके आधार पर आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन होता है। आप जीवन में क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसकी संभावनाओं का पता लगाया जाता है। और आपने देखा होगा 10th के रिजल्ट आए, 12th के रिजल्ट आए, परसेंटेजों की भरमार है, 90+ की मार्कशीट फेसबुक पर और जगह जगह पर, व्हाट्सएप पर आपके घूम रही है। अब लेकिन वो बच्चे कितना जानते हैं, हर बच्चे के 90+ आ रहे हैं, तो बाकी बच्चे क्या, जिनके 40, 50, 60, 70 आ रहे हैं, वो बच्चे बेकार है, नकारा है? नहीं। शिक्षाविद इस बात को भली प्रकार समझते हैं कि ये जो परसेंटेज का खेल शुरू हो गया है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। और चूंकि एक बच्चा जिसका 90% या उससे ज़्यादा नंबर आए हैं, 90% या उससे अधिक नंबर, वो ये सोचेगा स्वभाव है कि मैं तो बहुत बड़ी नौकरी पाऊंगा। और सच्चाई है कि उनमें से बहुत सारे बच्चों को अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। तो अब इसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उसको उस जो चक्रव्यूह में वो फंसने वाला है, क्योंकि उसके इतने ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो उसकी अपेक्षाएं भी, उसके परिवार की, उसके रिश्तेदारों की अपेक्षाएं भी उसी तरह से निर्मित हो गई है। तो पूरा सिस्टम बदला है, मूल्यांकन के तरीके बदले हैं, और ये जल्दी आने वाले वर्षों में लागू होने वाला है। तो अब जो 10+2 है, जिसमें हम 10th और 12th पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, और मूल्यांकन भी उस 10th और 12th का मूल्यांकन है, उस मूल्यांकन पे भी हम बहुत जोर देते हैं। तो उससे मुक्त करने के लिए बच्चों को अब नया सिस्टम लाया गया है, 5+3+3+4। ये क्या है, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं। 5+3+3+4, सबसे पहले एक 5 साल का पूल बनाया गया है। 5 साल में, अब अभी तक हमें मानते थे, सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराने जाते थे, आप में से अधिकांश लोग जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं वो जानते हैं कि फॉर्मल जो एजुकेशन है वो 5 साल से बाद में शुरू होती है। प्राइवेट स्कूलों में 3 साल से शुरू हो जाती है। अब सरकार ने कहा है कि सबकी फॉर्मल एजुकेशन 3 साल से शुरू होगी। लेकिन 5+3+3+4 का मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए स्पष्ट कर दूं। 3 साल से शिक्षा शुरू होगी, लेकिन जो शुरू के 3 साल हैं, यानी जब तक 6 वर्ष का होगा, 3 से 6 वर्ष तक उसको बाल बाटिका, या आप कह सकते हैं किंडरगार्टन, या जिसको आप उस तरह के जो खेलने कूदने वाले स्कूल है, वो उन स्कूलों में उसको पढ़ने के लिए, यानी स्कूल का एक ऐसा सेक्शन होगा जहाँ पे बच्चे सिर्फ खेल कूद सकते हैं और अपने परिवेश के बारे में सीख सकते हैं, नैतिकता का आचरण सीख सकते हैं। तो शुरू के 3 साल वो किसी कक्षा में नहीं होंगे, वो बस खेलने के लिए स्कूल जाएंगे। लेकिन सभी लोग स्कूलों से जुड़ेंगे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सभी स्कूलों से जुड़ेंगे और वो 3 साल तक खेल कूद, परिवेश, नैतिकता वगैरह सीखेंगे। और उनकी जो प्रॉपर अक्षरों से परिचय है और
जिसको आप पढ़ाई कह सकते हैं, उस तरह की पढ़ाई जब वो 3 साल खेल कूद का अपना समय पूरा कर चुके होंगे, यानी कि वो करीब 6 साल के हो चुके होंगे, तब उनकी पहली कक्षा से पढ़ाई शुरू होगी। तो जो पहली और दूसरी है उसमें, उस कक्षा में भी इस बात पर, अक्षर ज्ञान तो मामूली कराया जाएगा, इस बात पर ज़्यादा जोर होगा कि बच्चे खेल कूद सकें, अपने परिवेश से समझ सकें, उससे दोस्ती कर सकें, भाषाएं सीख सके आसानी से, अपने परिवेश की भाषा, आसपास की भाषा, नैतिकता सीख सके, किससे कैसा आचरण करना है, साफ सफाई वगैरह सीख सके, इन सब चीज़ों पे। तो यानी शुरू में 5 साल का एक पीरियड है जहाँ से बच्चे अपनी शुरुआत करेंगे। ये फाउंडेशन इसको कहा गया है। ये एक बुनियाद का काम करेगा, नींव का काम करेगा, जिसमें बच्चा 3 वर्ष से लेकर के और 8 वर्ष की आयु तक, 7-8 वर्ष की आयु तक, 3 से शुरू होकर के आप 8 तक उसको मान सकते हैं। जब 8 वर्ष का हो जाएगा तब तक वो इसमें रहेगा, और इसमें वो फॉर्मल कक्षाएं हैं वो 2 तक ही पढ़ेगा, लेकिन 3 साल का पहले खेल कूद का, व्यक्तित्व विकास का उसका समय होगा, जो सरकारी स्कूलों में भी शामिल किया जाएगा, जिसमें अभिभावकों को भी शामिल किया जाएगा, गांव के दूसरे लोगों को, क्षेत्र के लोगों को शामिल किया जाएगा। उसके लिए टीचर्स की अलग से ट्रेनिंग होगी, उनको बताया जाएगा कि इसमें आपको बच्चों को क्या क्या चीज़ें सिखानी है। फिर उसके बाद 3 साल का अगला पूल होगा, जिसमें आप कह सकते हैं तीसरी क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक, उसमें भी मुख्य तौर पर खेल कूद और अपने परिवेश, जागरूकता, साफ सफाई, नैतिक आचरण, उन सब पर ही जोर होगा। बहुत ज़्यादा उसमें फॉर्मल एजुकेशन नहीं होगी, यानी कि किताबों को रखने का तो कोई सवाल ही नहीं है। बुनियादी अक्षर ज्ञान, पढ़ना वगैरह, अपनी मातृभाषा में खास तौर पे पढ़ना। देखिए, इसकी बहुत बड़ी एक विशेषता है नई शिक्षा नीति की, कि इसमें मातृभाषाओं को बहुत जोड़ दिया गया है, भारतीय भाषाओं पर बहुत जोड़ दिया गया है। अब सवाल ये है कि आदिवासी दृष्टि से आप देखें तो क्या सभी आदिवासी भाषाओं में शिक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि सरकार ने कहा है कि 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में या राष्ट्रीय भाषा में दी जाएगी। अब राष्ट्रीय भाषा तो कोई उस तरह से है नहीं, राजभाषा है। फिर उत्तर भारत की भाषा के तौर पे हिंदी को मान लिया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हिंदी बच्चे नहीं समझते। तो ऐसे में आदिवासी भाषाएं हैं या कोई और क्षेत्रीय भाषा है, स्थानीय भाषा है, तो ऐसे में क्या सरकार उन भाषाओं में शिक्षकों की भर्ती करेगी, उन भाषाओं को इतना प्रमोट किया जाएगा कि बच्चों के लिए हर स्कूल में शिक्षक उपलब्ध हो, जिससे वो मातृभाषा में पढ़ा सके? ये बहुत बड़ा सवाल है। मातृभाषा से तात्पर्य क्या सिर्फ बड़ी बड़ी भाषाएं रहेंगी, यानी कि हिंदी, तमिल, मलयालम, बांग्ला, उड़िया, मराठी, ये सिर्फ बड़ी भाषाएं रहेंगी, या फिर छोटी भाषाएं भी, जैसे भीली, संथाली, गोंडी या ढूंढाड़ी या मेवाती या मारवाड़ी, इन भाषाओं में भी शिक्षा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषाओं को या स्थानीय भाषाओं को शामिल किया जाना बहुत ही बड़ा कदम है, जिसको लेकर के काफ़ी लोग आलोचना भी कर रहे हैं। उनको लगता है कि हमारे बच्चे अंग्रेजी ज्ञान में पिछड़ जाएंगे। देखिए, शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होगी या स्थानीय भाषा होगी या मातृभाषा होगी, वो आप दूसरी भाषा सीखने से नहीं रोकती। नई शिक्षा नीति में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि जो शेष भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं और विदेशी भाषाएं, उनके सीखने पर भी बहुत जोर होगा। यानी भारत की जो बहुभाषिता है उसके अनुकूल ये शिक्षा नीति निर्मित की गई है, और पाठ्यक्रम का बोझ हल्का किया जाए, भाषाएं सीखे बच्चा, अपने परिवेश के बारे में सीखे, जागरूक बने, अच्छा आचरण करना सीखे, अच्छे विचारों से परिचित हो, महान जो हमारे नेता हुए हैं उनके व्यक्तित्व से परिचित हो। यानी ऐसी आदर्श और अच्छी बातें, नैतिक बातें, बाद में इसमें संविधान का ज्ञान भी जोड़ा गया है। 5वीं क्लास तक बच्चा अपने परिवेश से, अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से, इन्हीं सब से परिचित होगा, और एक उसके व्यक्तित्व निर्माण की दृष्टि से ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें उसका मूल्यांकन पे कोई जोर नहीं होगा। उसका मूल्यांकन बहुत हल्का फुल्का होगा। उसका मूल्यांकन ऐसा नहीं कि अंकों के आधार पर, बल्कि वो कैसा सीख रहा है, वो कैसा आचरण कर रहा है, इस पर। तो ये हुआ आपका 5+3 हो गया। फिर अगला 3 6ठी क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक है।
उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए हैं, जिसमें पहली बार व्यवस्थित तौर पर अंग्रेजी से परिचय होगा। जो अंग्रेजी से परिचय अभी प्राइवेट स्कूलों में पहली क्लास से हो जाता है, सरकारी स्कूलों में और जल्दी हो जाता है, और बाद में होता है करीब तीसरी क्लास से, कहीं छठी क्लास से। लेकिन अंग्रेजी और अंग्रेजी के साथ साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम और फिर जो ये आपका आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, इन सब का झमेला है, ये पूरी तरह से ख़त्म होगा कि आप आर्ट साइड के हैं, आप कहेंगे ये तो 10वीं के बाद की बात है। लेकिन अब छठी से ही आपको विषयों के चुनाव का अवसर मिलेगा। छठी क्लास से ही विषयों के चुनाव किए जा सकेंगे। अपनी पसंद के विषय बच्चे पढ़ेगा, अपनी पसंद की भाषा पढ़ेगा, और कम से कम 3 भाषाएं उसको पढ़नी होंगी, जिसमें एक उसकी मातृभाषा है, एक देश की कोई और भाषा है जिसमें संस्कृत को और शास्त्रीय भाषाओं को विशेष तौर पर तवज्जो दी गई है, और इसके अलावा एक विदेशी भाषा को भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश है। या तो छठी से 8वीं तक हो जाए, या 9वीं से लेकर के 12वीं तक का जो चौथा उसका चरण है, 5+3+3+4, जो आखिरी चरण है वो है 9वीं से लेकर के 12वीं तक का, जिसमें खास तौर पर एक विदेशी भाषा इंट्रोड्यूस की जाएगी। इसमें भी सवाल ये है कि देश में इतने सारे स्कूल है और इतनी सारी बड़ी बड़ी विदेशी भाषाएं हैं, खास तौर पर फ्रेंच का बहुत चलन होता है, या रशियन का बहुत चलन होता है, चाइनीज़ का बहुत चलन होता है, या जर्मन का चलन होता है। तो क्या इतनी भाषाओं के लिए सरकार शिक्षक उपलब्ध करा पाएगी? इतनी भाषाओं के लिए शिक्षक कैसे उपलब्ध होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल क्षेत्रीय भाषाओं के लिए भी है, उनके शिक्षक कैसे मिल पाएंगे? ये शास्त्रीय भाषाओं के लिए भी है, यानी संस्कृत, पाली, प्राकृत, फारसी, उन भाषाओं के लिए शिक्षक कैसे मिल पाएंगे? इतने ज़्यादा शिक्षक तो मिल जाएंगे, लेकिन सरकार क्या इतना खर्च उठा पाएगी? क्योंकि इन भाषाओं के पढ़े लिखे लोग काफ़ी मौजूद हैं, विदेशी भाषाओं के पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन इससे अच्छा खासा बोझ सरकार के ऊपर आने वाला है अगर सरकार ईमानदारी से इस नई शिक्षा नीति को लागू करती है। छठी क्लास से जो एक खास चीज़ होने वाली है वो है कि व्यावसायिक शिक्षा आपके साथ जुड़ने वाली है। आप छठी क्लास से कुछ न कुछ आप किसी हुनर के बारे में सीखेंगे। 10 दिन ऐसे रखे जाएंगे आपके, जब आप बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे, बिना बैग के स्कूल जाएंगे, और आपका काम होगा सिर्फ कोई हुनर सीखना, कोई काम सीखना। जैसे बढ़ई का काम है, कोई कारीगरी का काम है, खेती का काम है, कुछ और बनाने का काम है। तो जो भी काम, जूता बनाने का काम है, मोमबत्ती बनाने का काम है, आप समाज उपयोगी उत्पादक कार्य आपने पहले सुना होगा, पहले होता था एक विषय, उसमें कुछ कुछ चीज़ें इस तरह की होती थी। लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो स्थानीय विशेषज्ञ हैं उनको स्कूल में बुला करके उनके माध्यम से इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे बच्चे व्यावसायिक शिक्षा में भी, वोकेशनल जो एजुकेशन है उसमें भी निपुण हो सके, कोई न कोई हुनर सीख सके। क्योंकि आप देखें कि जो देश विकसित है ये उनको देखते हुए किया गया है। चीन आज बहुत तेजी से उभरती हुई बहुत ताकतवर अर्थव्यवस्था है। उसकी वजह ये कि वहाँ का बच्चा बच्चा कोई ना कोई हुनर जानता है, कोई ना कोई व्यवसाय ऐसा जानता है, कोई ना कोई ऐसा काम जानता है जिससे कि वो उस काम को करते हुए बेरोजगार नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ वो काम करता रहेगा जीवन में। लेकिन हम सब क्या करते हैं, हम कोई आर्ट्स पढ़ रहा है, कोई साइंस पढ़ रहा है, कोई कॉमर्स पढ़ रहा है, कोई डॉक्टर बनने के सपने देख रहा है, कोई इंजीनियर बनने के सपने देख रहा है, कोई प्रोफेसर बनने के सपने देख रहा है, कोई बैंक पीओ बनने के सपने देख रहा है, कोई आईएएस बनने के सपने देख रहा है। लेकिन हम कोई हुनर नहीं सीख पा रहे, और कोई परसेंटेज के पीछे भागा जा रहा है, 90%, 95%, 96%, 98%। तो इसमें सरकार का लक्ष्य है, और इसमें कोई मजाक उड़ाने की बात नहीं है। मैं देख रहा हूं कि कई लोग इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, वो छठी क्लास से ही इस तरह के हुनर सीख जाएं, कोई ना कोई कौशल का विकास अपने अंदर करें, कोई ऐसा काम सीख जाएं जिससे कि वो, अगर वो उस क्षेत्र में वो रुचि रखते हैं तो उसी क्षेत्र में वो आगे बढ़ते चले जाएं और उसमें विशेषज्ञता हासिल करें। और दिलचस्पी है कि छठी क्लास से इंटर्नशिप भी शामिल कर दी गई है, यानी आप सैद्धांतिक रूप से तो वो चीज़ें सीखेंगे ही, साथ में आपको उस काम को करने वाले व्यक्ति के पास में भेजा जाएगा। आपको पेंटिंग पसंद है तो आपको पेंटर के पास में, आपको खेती करने में कुछ नया प्रयोग करने का लग रहा है तो आप किसान के पास में जाएंगे। आपको अगर शिल्प के क्षेत्र में कुछ अच्छा लग रहा है
तो आप शिल्पकार के पास जाएंगे और उसके पास रह करके इंटर्नशिप करेंगे, यानी अपने काम को अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पे अब सरकारी नौकरियां उतनी नहीं रहेंगी, प्राइवेट में ही सभी लोगों को जाना होगा। सरकारी नौकरियों की लगातार संख्या घट रही है, कोई भी सरकार हो, सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है। शिक्षा का निजीकरण और सरकारी नौकरियों की घटती संख्या, ये एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। इसलिए किसी एक सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने के बजाय अगर इससे लड़ना है तो नीतिगत आधार पर लड़ना होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सच है, इसलिए खासतौर पर वंचित तबकों के लोगों को अब प्राइवेट सेक्टर के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए और अपने बच्चों को कोई ना कोई हुनर जरूर सिखाना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा कौशल जरूर सिखाना चाहिए जिससे कि वो अगर पूरी पढ़ाई के बाद भी बेरोजगार रहे तो वो अपना जीवन अच्छे से चला सके। उसको सरकारी नौकरी ना मिले तो कम से कम निजी स्तर पर कुछ ऐसा काम कर सके जिससे कि वो सम्मानजनक जीवन जी सके। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमारी शिक्षा है वो 10+2 के उस दबाव से मुक्त होकर के अब 5+3+3+4 में बदलेगी। और इसमें मूल्यांकन में भी बहुत बड़ा बदलाव है, पाठ्यक्रम में भी बहुत बड़ा बदलाव है। अभी तक पाठ्यक्रम और मूल्यांकन किस तरह के, वो एक यांत्रिक किस्म के हैं। जैसे जब हम 6ठी और 8वीं क्लास में पढ़ते थे या 10वीं क्लास में पढ़ते थे, बहुत सारी बातें हमको समझ में नहीं आती थी। तो अब बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन हम उनको याद कर लेते थे, रट लेते थे और फिर उनको परीक्षा में लिख करके आ जाते थे। उससे हमें अच्छे अंक आ जाते थे या जैसे भी अंक आते थे, और वही हमारा शिक्षा का लक्ष्य पूरा हो गया। अब सरकार की योजना यह है कि हम पाठ्यक्रम को इस तरह का करें कि वो रटने की जो पूरी पद्धति है वो खत्म हो। क्योंकि रटने की पद्धति से क्या हुआ, और जो सिलेबस आधारित शिक्षा है उससे क्या हुआ, जो यांत्रिक सिलेबस पे एकदम टिकी हुई है, उसे इधर उधर नहीं होती, उससे क्या हुआ, कोचिंगों के लिए बहुत अवसर दिया और कोचिंगों में उन चीज़ों को रटने की नई नई पद्धतियां विकसित की गई। तो कोचिंग का स्थान कम हो और बच्चे अपने विषय के बारे में सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, जो वो पढ़ रहे हैं उसको वो समझें। तो अब अगर बच्चे उसको समझेंगे तो निश्चित तौर पर वो अपने जीवन में भी कामयाब होंगे। वो उस विषय को समझेंगे, उस तथ्य को समझेंगे, उस विश्लेषण को समझेंगे। तो इससे उस चीज के बारे में, मान लीजिए आपको बताया जा रहा है कि इस दुनिया में 7 महाद्वीप है। अब 7 महाद्वीप ये रटा दिया गया आपको। अब एक ग्लोब के माध्यम से, गूगल अर्थ के माध्यम से या गूगल मैप के माध्यम से आपको बताया गया कि 7 महाद्वीप है, महाद्वीप क्या होते हैं और महाद्वीप कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं, कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है और किस महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। आपको ग्लोब से बताइए बात, और ये रटने की बात नहीं है, परीक्षा में भी नहीं आएगी, तो आप ज़्यादा अच्छे से इस बात को समझेंगे। और जैसे आपको बताया गया कि भाई ये खेती रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, आपने पढ़ लिया, लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थियों से अगर मैं पूछूं अभी, तो वो बता नहीं पाएंगे कि रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की कौन सी है। वो कहेंगे कि आप जा करके देखिए कि अभी कौन सी चीज़ उगाई जा रही है और क्या क्या चीज़ आपके इलाके में होती है, दूसरे राज्यों में इस वक्त क्या क्या उगाया जा रहा है। लोग वो सूचनाएं प्राप्त करेंगे और अपने परिवेश से सीखेंगे। तो कुल मिलाकर पाठ्यक्रम पर जो निर्भरता है वो कम होगी, और जो मूल्यांकन है वो भी मूल्यांकन रटंत सवाल जवाब के आधार पर नहीं होगा, बल्कि तार्किक क्षमता कितनी विकसित हो पाई है विद्यार्थी के अंदर, विश्लेषण क्षमता कितनी विकसित हो पाई है, विद्यार्थी अवधारणाओं को कितना समझ सका है, इसके आधार पर उसका मूल्यांकन होगा। तो इसमें जो सोच समझ है उसमें उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और आप देखेंगे कि जो मूल्यांकन है वो भी सतत होगा। अभी तक क्या है कि हमारा एक वार्षिक मूल्यांकन होता है, वार्षिक परीक्षा होती है ज़्यादातर जगहों पे, और थोड़े बहुत अंक जो स्कूल से जाते हैं तो वो उसको जोड़ करके और अंत में एक वार्षिक परीक्षा होती है। और हम समझते हैं कि वो 3 घंटे में हमने जो करामात कर दी, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। वो मूल्यांकन की सही पद्धति नहीं है। इस बात को खुद मैंने जेएनयू में आकर के देखा कि मूल्यांकन टुकड़े टुकड़े में होना चाहिए। हर 15 दिन में, हर 20 दिन में विद्यार्थी का मूल्यांकन होना चाहिए। और मूल्यांकन इस तरह का कि उससे कोई रटी रटाई चीज मत पूछिए आप, उससे जो कुछ भी वो सीख रहा है उसके बारे में व्यवहारिक तौर पर, अवधारणात्मक तौर पर, विश्लेषणात्मक तौर पर चीज पूछिए। आपने महाद्वीपों के बारे में बताया, तो उससे अगली बार पूछिए कि भाई ये बताइए आप कि ब्रिटेन किस महाद्वीप में आता है, इसमें ढूंढ करके बताइए मैप में। अब मैप में वो ढूंढेगा, गूगल अर्थ में या गूगल मैप में या ग्लोब में, तो वो सिर्फ सीखेगा। लेकिन
अगली बार आप महाद्वीपों के पास कौन कौन से समुद्र हैं उनके बारे में पूछिए। तो ये पूछने से क्या होगा कि विद्यार्थी का जो ज्ञान है वो तो बढ़ेगा और उसको रटने की आवश्यकता नहीं है, ये चीजें देख करके समझ करके वो ऐसा करेगा और उसका हर 15-20 दिन में, महीने में उसका मूल्यांकन होता रहेगा। सेमेस्टर वाइज होगी जो परीक्षाएं हैं वो भी, अब जो जिसको हम वार्षिक परीक्षा अभी तक कहते थे वो भी सेमेस्टर में विभाजित होगा, जैसे यूनिवर्सिटियों में होता है, कॉलेजों में होता है सेमेस्टर सिस्टम, उस तरह का आपका जो 10वीं और 12वीं का मूल्यांकन है वो भी सेमेस्टर के हिसाब से आपका क्रमिक मूल्यांकन होगा, सतत मूल्यांकन होगा, ना कि जो वार्षिक मूल्यांकन है उसके आधार पर। और कोशिश ये की जाएगी कि आपको जो भी चीजें सिखाई जा रही है उन चीजों का आप अच्छे से सीखें और उन चीजों का आपके जीवन में महत्व हो और आप उन चीजों को अपने जीवन में उनका उपयोग कर पाएं। और साथ में अब आप कहेंगे कि इतने सारे शिक्षक कहाँ से आएंगे, शिक्षकों को ये सारी बातें कैसे पता चलेगी? तो जो पुराने शिक्षक हैं उनकी नए सिरे से ट्रेनिंग होगी, उनको उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स NPST का गठन किया जाएगा, जो ये देखेगा कि अच्छा शिक्षक ठीक से पढ़ा रहे हैं कि नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं बीएड करके आ गए, एक बार पढ़ाना शुरू कर दिया, उसके बाद या तो भगवान जानता है या वो जानते हैं कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों के कुछ समझ में आता नहीं है, बस किताब लेके बैठ जाते हैं, एक बच्चे को खड़ा कर देते हैं कि उठ कर पढ़ करके जरा सुनाओ। तो ऐसे नहीं, अब शिक्षकों को भी जागरूक होना पड़ेगा, उनके बीच बीच में ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग अब भी होती है लेकिन ट्रेनिंग खाना पूर्ति के लिए होती है। अब शिक्षकों की पदोन्नति भी उनके परफॉर्मेंस के आधार पर होगी। ये एक बात आप एक दृष्टि से नकारात्मक इस बात को कह सकते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट कल्चर के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह से होता है कि आपके परफॉर्मेंस के आधार पर, जैसा आप काम कर रहे हैं उसके आधार पर आपका प्रमोशन होता है, लेकिन ये सरकारी में भी लागू होने जा रहा है। और आपके लिए एक और शॉकिंग खबर है जो शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए, कि अब बीएड 1 या 2 साल का नहीं 4 साल का होगा, प्रॉपर ढंग से, जिसमें कि आपको अच्छे से, जो जैसे एक एलिमेंट्री एजुकेशन है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उनको अलग पढ़ाया जाएगा, जो मिडिल स्कूल की या प्राइमरी स्कूल की जो रिक्वायरमेंट है उनको अलग पढ़ाया जाएगा, मिडिल स्कूल की रिक्वायरमेंट है उनको अलग पढ़ाया जाएगा, और जो सेकेंडरी स्कूल की जो रिक्वायरमेंट है उनको, यानी जो पहले 5 साल का, फिर अगले 3 साल का, फिर अगले 3 साल का और आखिरी 4 साल का, उसके हिसाब से पाठ्यक्रम को विभाजित करते हुए अध्यापकों को ज़्यादा निपुण बनाया जाएगा। आप कह सकते हैं कि 4 साल की बीएड करके एक युवा तो बहुत लंबा समय उस बीएड में खर्च कर देगा, तो ये तो नौकरी से दूर करने की कोशिश है, आप इस रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन शिक्षकों को ज़्यादा पारंगत, ज़्यादा निपुण बनाने की एक कोशिश है सरकार की, इस तरह का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और उसमें जो प्राइवेट कॉलेज है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है जो बीएड कराते हैं, तो उसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वहाँ पर जितने विद्यार्थी रजिस्टर्ड हैं, बीएड कर रहे हैं, उनमें से 25% से लेकर 100% विद्यार्थियों को वो यानी मिनिमम 25% विद्यार्थियों को वो स्कॉलरशिप का बंदोबस्त करे। तो यानी स्कॉलरशिप्स की, फेलोशिप्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा, जिससे कि बीएड करने में किसी को ज़्यादा आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े, क्योंकि 4 साल का बीएड है, समय लगेगा, तो आर्थिक चुनौतियां भी आएंगी, तो उनको उनसे निपटने के लिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिक से अधिक फेलोशिप्स हो, स्कॉलरशिप्स हो, जिससे जो बीएड करने वाले हैं उनके ऊपर कोई बोझ ना पड़े। इस तरह से मोटे तौर पर आपने देखा कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसका ढांचा काफ़ी कुछ बदलने जा रहा है, और इसमें बहुत सारी बातें हैं जो पश्चिम से ली गई है। पश्चिम में आप चले जाइए, यूरोप, अमेरिका में सभी जगह पे पहले एक किंडरगार्टन होता है जहाँ पर आप बच्चे को बुनियादी चीज़ें सिखाते हैं। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पर भी बच्चा जब 3 साल का होगा, 3 साल से 6 साल तक उसको उस तरह से जो बाल बाटिका जिसको वो कहने जा रहे हैं, उस बाल बाटिका के माध्यम से या आंगनवाड़ी के माध्यम से या अपने प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से उसको ये बात सिखाई जा रही है, जिसको फाउंडेशन कहा जा रहा है। शुरू में 3 साल का वो और 2 साल की क्लास, यानी 5 साल का फाउंडेशन होगा। इस तरह का यूरोप और अमेरिका के स्कूलों में बहुत जगह पर होता है। उसके बाद में आपको दूसरी चीज़ जो यूरोप और अमेरिका से मिलती हुई, मातृभाषा पे जोर देना। आप कहेंगे कि मातृभाषाओं की बात तो भारत वाले ही करते होंगे, नहीं। आप यूरोप के किसी भी देश में चले जाइए, मैं खुद टर्की जाके आया हूँ, आप जानते हैं,
दूसरे देशों में चले जाइए, क्योंकि मैं अपने बच्चे को लेकर के गया, मातृभाषाओं के ही सिर्फ स्कूल है, अंग्रेजी माध्यम का स्कूल, जैसे भारत में हर गली चौराहे में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है, ऐसे यूरोप और अमेरिका में नहीं है। अमेरिका की भाषा तो अंग्रेजी है, लेकिन यूरोप के जो अलग अलग देश है, आप जर्मनी में जाएंगे तो जर्मन भाषा के स्कूल मिलेंगे। मैं टर्की में था, टर्किश भाषा के स्कूल थे। मेरी एक मित्र है जो क्रोएशिया में, वहाँ पे क्रोएशियन भाषा के स्कूल है। कोई स्वीडन में, वहाँ स्वीडिश भाषा के स्कूल हैं। तो मातृभाषाओं पर बहुत ज़्यादा जोर होता है, क्योंकि दुनिया भर के शिक्षा शास्त्री ये मानते हैं कि बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन, जो बुनियादी चीज़ें आप सिखाना चाहते हैं, उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। अगर इसको सही ढंग से लागू किया जाता है तो मातृभाषाओं में बहुत सारे रोजगार क्रिएट होने वाले हैं, बहुत सारे रोजगार पैदा होने वाले हैं। इसलिए आप भाषाओं की पढ़ाई पर भी जोर दे सकते हैं। अब ये आप देखना पड़ेगा कि प्राइवेट स्कूल इसमें कैसे करते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल हो सकता है इस बात को नहीं माने, वो अंग्रेजी माध्यम में चले। अगर प्राइवेट स्कूल अंग्रेजी माध्यम में चले और सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए मातृभाषा वाली बात रही, तो मेरे ख्याल से इसका सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वालों के ऊपर बहुत नकारात्मक असर होने वाला है, बहुत नुकसान उनका होने वाला है। क्योंकि रोजगार अगर अंग्रेजी माध्यम में मिलेंगे तो भारतीय भाषाओं के या स्थानीय या मातृभाषाओं में पढ़ने वालों का बड़ा नुकसान होगा। लेकिन मोटे तौर पर शिक्षा का पूरा ढांचा बदलने वाला है, इसमें बहुत आमूल चूल परिवर्तन होने वाला है। इसलिए आप इसके लिए तैयार रहें, अपने बच्चों को इसके हिसाब से तैयार करें। और ये पूरा पश्चिम की तर्ज पे होने वाला है। इसमें जो संस्कृत का पक्ष है, संस्कृत पाली प्राकृत को पढ़ाने की बात है, वो थोड़ा भारतीय ढंग की चीज है। अब थोड़ी बात उच्च शिक्षा की कर लेते हैं। उच्च शिक्षा में भी कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। जैसे बहुत बड़ा बदलाव ये है कि एमफिल जो होती है, एमफिल को खत्म किया गया, एक बहुत बड़ा बदलाव है। दूसरा, ग्रेजुएशन को जो 3 साल की अवधि है उसको भी फ्लैक्चुएट किया गया है। अब वो 1 से 4 वर्ष तक आपकी ग्रेजुएशन होगी, यानी जिसको बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह आप कहते हैं, वो यूजी प्रोग्राम होगा, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम उसको कहेंगे। और वो 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी, 3 साल का भी, 4 साल का भी। जैसे आप 12वीं पास करेंगे उसके बाद में सभी विश्वविद्यालयों के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। उसमें आपकी उस एंट्रेंस टेस्ट में जैसे आप परफॉर्म करेंगे उसके आधार पर आपको विश्वविद्यालय अलॉट होगा। उसमें अगर आप 1 वर्ष के लिए पढ़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप 2 वर्ष के लिए पढ़ाई करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। आप 3 वर्ष की पढ़ाई करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी। और अगर आप 4 वर्ष तक ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी, लेकिन वो डिग्री शोध की डिग्री के बराबर मान्य होगी। यानी उसके बाद में 4 वर्ष की ग्रेजुएशन करने के बाद में आप सीधे रिसर्च प्रोग्राम यानी पीएचडी में हिस्सा ले सकते हैं, पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ये एकदम यूरोप की तर्ज पर है। आप वहां जाएंगे तो वहां पे यूजी में भी थीसिस लिखनी पड़ती है, अंडर ग्रेजुएट्स में भी थीसिस लिखनी पड़ती है, उसमें भी रिसर्च का पोर्शन है। इसका पाठ्यक्रम इसी ढंग से रखा गया है। जिसने 1 साल पढ़ा और छोड़ दिया बीच में तो उसको उसका सर्टिफिकेट मिल गया। जिसने 2 साल पढ़ा उसको डिप्लोमा मिल गया। उसी तरह से सिलेबस है। तीसरे साल में ऐसी चीजें शामिल की जाएंगी जिससे लगे कि हाँ मुकम्मल इसने अंडर ग्रेजुएट किया है, यूजी किया है। और चौथे साल में रिसर्च से संबंधित चीजें शामिल की जाएंगी। इसके बाद में जिसने 4 साल का अगर यूजी किया है तो उसको एमए की डिग्री 1 साल में मिल जाएगी। जिसने 3 साल का यूजी किया है उसको एमए की डिग्री 2 साल में मिलेगी। और उसके बाद में वो रिसर्च प्रोग्राम्स में जा सके। और ऐसा भी प्रावधान किया गया है जिससे आप दोनों जुड़े हुए यानी यूजी और पीजी जुड़े हुए 5 साल का कोर्स भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रावधान है जो पूरी तरह से वेस्टर्न सोसाइटी के हिसाब से, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से, पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था के हिसाब से किया गया है। और इसमें शोध को भी स्थान दिया गया है। और ये लक्ष्य है सरकार का कि जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है और उच्च शिक्षा है उनमें जो सकल नामांकन है, वो नामांकन का औसत है, वो अनुपात है, वो 50% तक पहुंच जाए 2035 तक। अभी वो है 26.3%। जी ग्रॉस रजिस्ट्रेशन, ग्रॉस एनरोलमेंट, GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है कि जितने लोग उसके लिए योग्य हैं। मान लीजिए 12वीं पास किया है, एक गांव में से 100 लोगों ने 12वीं पास किया है और पास के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उनमें से 30 लोग जा पाते हैं, तो वो हुआ 30%। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी
या 100 लोग योग्य है, 30 लोग ही हायर एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए उसको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं, यानी सकल नामांकन अनुपात। तो उसको वो अभी 26.3% है, 2035 तक उसको 50% करने की योजना का लक्ष्य है। इसके उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें सृजित की जाएंगी, यानी ये जाए ताकि ज़्यादा बच्चे पढ़ सके। और साथ साथ में ये कोशिश होगी कि सभी वर्गों के बच्चे पढ़ सके, और अनुशासन की तो कोई सीमा है ही नहीं। अब कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग, वो सारे विभाजन खत्म होंगे। आप यूजी पढ़ रहे हैं, आप जो चाहे ले सकते हैं। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के साथ में आप इतिहास पढ़िए, राजनीति विज्ञान पढ़िए, समाजशास्त्र पढ़िए, हिंदी साहित्य पढ़िए, जो मर्जी पढ़िए। आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, साथ में आपको लगा कि मैं जीव विज्ञान के बारे में भी थोड़ा जान लूं, तो जीव विज्ञान भी आप पढ़ सकते हैं। आप वाणिज्य के बारे में जानना चाहते हैं, वाणिज्य पढ़ सकते हैं। यानी विषयों को लेकर, अनुशासनों को लेकर एक नई फ्लेक्सिबिलिटी आने वाली है, और ऐसा वेस्टर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होता है कि आप जो चाहे वो विषय पढ़ सकते हैं। हालांकि बेहतर ये होगा कि जो आप जिस जिस तरह के विषय पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसमें पढ़ना चाहेंगे, लेकिन फिर भी एक उदारता है, वो बड़ी चीज है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप साइंस के, खासतौर साइंस के स्टूडेंट्स के साथ होता है, आप में से बहुत सारे लोग जो साइंस के होंगे जरूर मेरी बात से सहमत होंगे, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अचानक हुआ या समाजशास्त्र पढ़ना चाहिए, मनोविज्ञान पढ़ना चाहिए, लेकिन आपके अनुशासन की सीमा है कि आप नहीं पढ़ सकते। अब वो फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आप जो चाहे वो पढ़ सकते हैं, किसी भी विषय का आप चुनाव कर सकते हैं। और इसमें भी मूल्यांकन या पाठ्यक्रम इस ढंग का होगा कि जिससे ये ना रहे कि आप रटंत विद्या के माध्यम से आप व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। क्योंकि अब भारत एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा केंद्र होने वाला है, जो व्यावसायिक प्रशिक्षकों का, जो आप किसी भी क्षेत्र में अगर आपको काम करने वाले लोग चाहिए, तो हर क्षेत्र के काम करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। जिस तरह से आज चीन में मिल रहे हैं कि चीन में हर चीज का प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स है। उस तरह की श्रम शक्ति हमारे पास भी है, लेकिन अभी तक हमने उसका सदुपयोग नहीं किया है। तो अब समय आ गया है कि हम शिक्षा में ये बदलाव करके हर किसी को किसी न किसी चीज में प्रशिक्षित करें, और खासतौर पर उसकी रुचि के क्षेत्र में, जिस चीज में उसकी रुचि है उसमें उसको प्रशिक्षित करें और उसमें आगे बढ़ाएं। तो ये यूजी का और पीजी का जो लक्ष्य है वो यही होगा। और रिसर्च के क्षेत्र में भी उसको प्रमोशन करने के लिए काफी योजनाओं की तरफ ये नई शिक्षा नीति इशारा करती है। जैसे फेलोशिप्स बढ़ाई जाएंगी, जो एडमिशन है वो सब एक साथ होंगे, और साथ में ऐसे संस्थानों को चिन्हित किया जाएगा जो शोध के लिए केंद्रित संस्थान है। जैसे उच्च शिक्षा के संस्थानों को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा, जिसको ग्रेडेड ऑटोनॉमी कहा जा रहा है। 3 हिस्सों में 6 संस्थान होंगे जो सिर्फ यूजी का कराएंगे, यानी जिसको आज हम बीए, बीएससी, बीकॉम कहते हैं, सिर्फ यूजी कराएंगे। कुछ ऐसे संस्थान होंगे जो यूजी और पीजी कराएंगे, और साथ में वोकेशनल, कुछ ऐसे संस्थान होंगे जो सिर्फ रिसर्च कराएंगे। तो आपका किस क्षेत्र में ज्यादा अच्छा तजुर्बा है, कि आपका संस्थान किस क्षेत्र में ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, उस क्षेत्र की आपको स्वायत्ता दे दी जाएगी। तो जो स्वायत्ता से तात्पर्य है कि अब धीरे धीरे विषयों पर निर्भरता संस्थानों की खत्म होगी। हालांकि इसमें एक स्पष्टता का अभाव यह है कि क्या विश्वविद्यालय और सरकारें फंड कम कर देंगी, उसका जिक्र तो स्पष्ट तौर पर नई शिक्षा नीति में नहीं है, बल्कि फंड को बढ़ाने की बात है। अभी जो 2.5-3% के आसपास है जीडीपी का जो शिक्षा पर खर्च है, उसको 6% करने की बात है। तो ये अच्छी बात है कि अगर जीडीपी का 6% खर्च होगा। हालांकि तमाम शिक्षक संगठनों और छात्र संगठनों की मांग है कि जीडीपी का
विद्यार्थी भी अच्छे शिक्षकों से पढ़ सकेंगे। और सरकार ने सुनिश्चित किया है प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों स्तर पर, ये सरकार ने ये वादा किया है कि हम ऐसा कोशिश करेंगे कि सबके लिए अलग अलग संस्थाएं होंगी, यानी नियम बनाने की एक अलग संस्था होगी, फंड देने की एक अलग संस्था होगी, नियमों को क्रियान्वित करने की एक अलग संस्था होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी को खत्म किया जा रहा है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का हेकी जिसको कह सकते हैं आप, उसका गठन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। खुद एमएचआरडी यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय को खत्म किया जा रहा है और उसका नाम बदल के अब शिक्षा मंत्रालय होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन मिनिस्ट्री होगा। यूजीसी की जगह पर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया होगा। इस तरह से जो शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी, जो अध्यापकों को ट्रेनिंग कराएगी, जो मूल्यांकन के लिए जो संस्था होगी, इसी प्रकार से फंडिंग के लिए जो संस्थाएं होंगी, ये सारी संस्थाएं अलग अलग होंगी। सरकार का कहना है कि अलग अलग होंगी, तो ये ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाएंगी संस्थाएं, क्योंकि एक ही संस्था के ऊपर सारी जिम्मेदारी देने से वो संस्था ज़्यादा बेहतर ढंग से काम नहीं कर पा रही। तो मोटे तौर पर ये बुनियादी बातें हैं नई शिक्षा नीति की। और इंटरनेट बाधित हो रहा है, आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रियाओं से जरूर अवगत कराइएगा। धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी।